हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि स्टूडेंट्स आज 5 जून है और 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर का एक छोटा सा पॉइंट 1 लाइनर तक आपका यही कवर होता है कि 5 जून को हम लोग कोई सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस। यानी कि आज के लेक्चर में बच्चे लोग हम लोग करंट अफेयर के रूप में पर्यावरण के महत्व को जानने की कोशिश करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या विश्व स्तर पर ऐसे क्या प्रयास किए गए हैं जिसके तहत हम लोग पेड़ पौधों को बचा सके और पेड़ पौधों से संबंधित जो भी संरक्षण के उपाय विश्व स्तर पर किए गए हैं और भारत में क्या उपाय किए गए उसको जानने का प्रयास करेंगे संक्षिप्त में। कुल मिला के भाई पेड़ पौधों की दुनिया संसार से रिलेटेड आज का हमारा महत्व है। अगर आप चाहते हो ऑक्सीजन आपको प्योर मिले तो आपको पेड़ पौधों के महत्व को तो समझना ही होगा। और कोरोना का टाइम चल रहा है, अब तो जा रहा है, तो आपने ऑक्सीजन का महत्व तो समझ ही लिया होगा। तो ऑटोमेटिकली भाई पृथ्वी पर रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर अच्छे से रहना है तो पेड़ पौधों को तो बचा के चलना ही है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इतना ऑक्सीजन देते हैं और CO2 तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये आपका ध्यान रखिए। यानी कि इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चा लोग हम लोग पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जैव विविधता की बात कर रहे हैं। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। अगर संक्षिप्त में समझें तो जैव विविधता का अर्थ होता है कि इस पृथ्वी पर कितनी सघनता या ज़्यादा से ज़्यादा रूप में किसी क्षेत्र में पेड़ पौधों और जंतुओं का घनत्व है। देखिए, जितना पेड़ पौधे जंतु होंगे वहाँ की खाद्य श्रृंखला उतनी ही मजबूत होगी, वहाँ पर जीवन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और वहाँ पर जीवन जो होगा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। ये संक्षिप्त में बताया। अगर परिभाषा जानना हो तो उसको भी हम लोग जैव विविधता को समझ सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के मुद्दों पर ही बात करने की कोशिश करेंगे। बच्चा लोग देखो, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जो भी हो, मैटर नहीं करता। आप कहाँ के हो, किस देश के हो, ये भी मैटर नहीं करता। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कुछ भी नहीं, किस भी देश से हो, वो मैटर नहीं करता। मैंने आपसे पहले बोल दिया। आप गीता समझते हो, कुरान समझते हो, ठीक है, बाइबल समझते हो, सभी समझते हो ना। ये सारे के सारे क्या हैं? धर्म ग्रंथ, जहाँ पर उस धर्म से संबंधित हमारी कुछ व्याख्या की गई है उनके द्वारा। कुरान में मुस्लिमों आपके पैगंबर साहब के द्वारा व्याख्या की गई है। गीता आप समझते ही बहुत अच्छी तरीके से। तो जितने भी ये धर्म ग्रंथ है ना बच्चा लोग, इसको अगर आप भगवान से जोड़कर देख रहे हो तो वो ठीक है, आपकी आस्था है। लेकिन अगर इसको लॉजिकल वे में देखोगे ना, तो हर एक धर्म ग्रंथ आपको जीवन जीने का पाठ पढ़ाता है और आपको कुछ कर्तव्य या ड्यूटी देने का भी बोध कराता है। अब आप बोलोगे कि ये कर्तव्य और ड्यूटीज होती क्या हैं? इसको समझने के लिए अगर आप लोग ध्यान करो तो बचपन में आप लोगों ने रामायण देखी होगी, महाभारत भी देखी होगी, और हो सकता है कि कुछ अगर घर में बूढ़े बुजुर्ग हों तो उन्होंने गीता के पाठ भी पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े तो हम लोग रामायण की बात करते हैं। रामायण तो मैंने भी देखी है। तो रामायण का मुझे कुछ तथ्य, कुछ सीन याद आते हैं। जब लक्ष्मण भगवान जो थे, लक्ष्मण देव जी थे, सीता को पंचवटी में छोड़ के चले गए थे। जब रावण ने जो लीला रची थी, जो जाल बुना था, ठीक है, जाल बुना था और सीता जी का जो अपहरण किया था, तो उस समय आप ध्यान से देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो थे ना, वो सबसे पहले पंचवटी में अपने चारों ओर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतुओं से ही वार्तालाप, संचार, कम्युनिकेशन कर रहे थे। यानी कि आज से हजारों साल पहले भी हम लोग को पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बताया गया है, किसी न किसी धर्म ग्रंथों के माध्यम से भी। वो तो हम लोग भगवान से जोड़ते हैं अपनी बात को सही करने के लिए। देखिए, मैं किसी भी धर्म भगवान की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ लॉजिकल को बात को समझिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, जब सीता जी का अपहरण होता है तो सीता जी को बचाने वाले सर्वप्रथम कौन थे? आपके जटायु, जो कि आपके एक वानर या एक जंतु के रूप में है। यानी कि कुल मिलाकर कोई भी धर्म ग्रंथ हो, हर धर्म ग्रंथ जो होता है ना, किसी न किसी रूप में पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है और जीव जंतुओं को बचाने के प्रयास की भी बात करता है।
उसी से संबंधित हमारा लेक्चर है। उम्मीद करता हूं कि जो भी तथ्य मैंने आपके साथ शेयर किया आप उसको समझ रहे होंगे और चैनल को जीएस वाले एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्किल में। तो बच्चों लोग, सबसे पहले हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित कुछ तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। देखो, ये तो हमने बात कर दी कि ये बड़ा प्राचीन विषय है, सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। कोविड का समय चला, ऑक्सीजन की कितनी समस्या हुई और हमारे चारों ओर प्राकृतिक रूप में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। तो यानी कि ऑक्सीजन को हमें बचाना है, सेव करना है, तो पेड़ पौधों को तो बचाना ही होगा, है ना। क्योंकि पेड़ पौधे जितना CO2 ऑब्जॉर्व करते हैं उससे कहीं गुना जो होता है ऑक्सीजन देने की काम करते हैं, जो हमें सांस लेने में मदद काम करती है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिएगा बच्चा, 1948 की बात करूंगा मैं, 1948 की। तो विश्व स्तर पर 1948 में 1948 में एक संस्था का निर्माण किया गया। यह संस्था जो बनाई गई वो यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं था। और जो 1948 में जिस संस्था का निर्माण हुआ, जो पेड़ पौधों के संरक्षण से संबंधित कार्य कर रही थी, उस संस्था का नाम था IUCN, जिसको हम लोग प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। हिंदी में प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, जो कि विश्व स्तर पर एक बड़ा निकाय देखा गया, जिसने पेड़ पौधों, जीव जंतु, वनस्पति और जैव विविधता को बचाने के लिए एक कार्य किया, जिसका स्थापना 1948 में की गई, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि IUCN जो 1948 में स्थापित किया गया, जिसकी हमने स्थापना स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में करी। हो सकता है ग्लैंड ना देखने को मिले तो मार्गोस भी हो सकता है, मार्गोस भी आ सकता है एग्जाम में। ग्लैंड ना हो तो मार्गोस पे जाइएगा, ठीक है। और यही संस्था के द्वारा एनुअली एक पुस्तक जो होती है पब्लिश की जाती है, जिसे हम लोग ग्रीन डेटा बुक के नाम से जानते हैं और रेड डेटा बुक के नाम से जानते हैं। IUCN जो बुक प्रकाशित करता है, उस बुक के कुछ पन्ने हरे रंग के होते हैं और कुछ पन्ने जो होते हैं वो रेड रंग के होते हैं, या रेड यानी कि लाल, या पिंक भी बोल सकते हैं, पिंक रंग के होते हैं। जैसे हरा रंग समझ रहे हो, वैसे आप लाल रंग समझ रहे हो। यानी कि लाल रंग आप खतरे से सिंबल लगाते हो, अनुमान लगाते हो, लाल रंग खतरे का सिंबल। तो यहाँ भी वही चीज़ समझिएगा, IUCN की जो किताब है उसके लाल पन्ने वो खतरे के सूचक हैं, या वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये पन्ने में ये जानकारी दी गई है कि इस पन्नों में उन जीव जंतुओं, उन पेड़ पौधे, उन वनस्पतियों के बारे में जानकारी दी गई है जो संकट में हैं, जो संकट में हो चुके हैं या विलुप्ति की कगार पर हैं, या जो विलुप्त हो चुके हैं। संकट प्राय जीवों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में जानकारी हमें इस बुक में के रेड पन्ने में देखने को मिलती है। अब आपके मन में आता है कि भारत में ऐसे कौन से जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे हैं जो IUCN के रेड डेटा बुक या पिंक डेटा बुक में आते होंगे। देखो, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। सुंदरवन का नाम सुना है ना आपने? सुंदरवन पश्चिम बंगाल नाम सुना होगा, है ना। सुंदरवन आपने नाम सुना होगा। वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं, जिसे कच्छ वनस्पति के नाम से जानते हैं। वो IUCN की रेड डेटा बुक में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे जीव जंतु, जैसे भारत का गुजरात में कच्छ के रण में पाए जाने वाला जंगली गधा, वो आपका IUCN की रेड डेटा बुक में, यानी कि संकट में है। ऐसे समुद्री गाय जो भारत के मन्नार की खाड़ी में स्थित है, वो IUCN की रेड डेटा बुक में है। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो आपको IUCN, जैसे आपका टाइगर हो गया, वो रेड डेटा बुक में शामिल है। इन सभी को बचाने के लिए कंजर्वेशन या संरक्षण के उपाय किसी भी देश के द्वारा, संस्था के द्वारा किए जाते हैं। देखिएगा, जीवन में एक बार ध्यान रखना, आप पृथ्वी पर रह रहे हो ना, पृथ्वी पर अगर आप रह रहे हो और प्रकृति का चक्र आप चाहते हो बैलेंस बना रहे, तो शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी जीवों का होना भी अति आवश्यक माना जाता है। तब जाके पर्यावरण जो होता है वो आपका बैलेंस होगा। अब आप बोलोगे कि भाई ये मांसाहारी जीव क्यों? अब एक बात सोचो यार भाई, अगर शाकाहारी जीव ज़्यादा हो गए, मान लेते गाय, बकरी, हिरन, इस टाइप के जीव ज़्यादा हो गए, तो गाय जो होगी पूरे के पूरे जंगल को चर जाएगी यार, पूरे के पूरे पेड़ पौधों को खा जाएगी। ऐसे में वहाँ की मिट्टी नहीं खराब हो जाएगी?
मिट्टी खराब हो जाएगी, वहाँ की आपदा आने की संभावना भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये शाकाहारी जीव अब तो हरे हरे पत्तों पर ही निर्भर है। यानी कि इनको खाने के लिए या प्रकृति के संरक्षण को बैलेंस करने के लिए मांसाहारी जीव भी होना अति आवश्यक है, जिन्हें प्रीडेटर्स के नाम से जाना जाता है। मांसाहारी या बड़े जीव जिन्हें प्रीडेटर्स के नाम से जाना जाता है, जो शाकाहारी जीव को खाते हैं और प्रकृति के चक्र को बैलेंस रखने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक जनरल टॉक हमने आपके साथ शेयर करी, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, हमने IUCN की बात कर दी, अब IUCN की ग्रीन डेटा बुक की बात करता हूँ मैं आपके साथ। ग्रीन डेटा से समझ रहे होंगे कि हरे पन्ने किताब के, और हरा पन्ना जो होता है बिल्कुल सही माना जाता है, यानी कि सिग्नल मिलता है, यानी कि ये वो पन्ने हैं जिसके तहत हमने जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधों का संरक्षण किया, और उस संरक्षण के बाद ये जीव अब संकट में नहीं हैं, ये बिल्कुल सेफ हैं, इसलिए ये आपके IUCN की ग्रीन डेटा बुक में ग्रीन पन्नों पर इनके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि विश्व स्तर पर IUCN बनाया गया स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। अब इसी के साथ एक मिलती जुलती या इसकी एक एसोसिएट संस्था का निर्माण किया गया 1962 में, जिसे हम लोग शॉर्ट में WWF के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसे हम लोग हिंदी में विश्व वन्य जीव कोष के नाम से जानते हैं। 1962 में स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसकी स्थापना की गई। जैसे IUCN ग्लैंड में था, WWF भी ग्लैंड में है आपका। इसके साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर ये ग्लैंड ना मिले तब आप मार्गोस पे जाना, वैसे आपको ग्लैंड ही मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। 1962 में इसकी स्थापना करी गई विश्व वन्य जीव कोष की। जैसे ये वाइल्ड लाइफ जो होते हैं ना, वाइल्ड एनिमल, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, और ये एसोसिएट संस्था है आपकी IUCN की। ठीक है, जब क्या लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर, औद्योग के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, 1948 में IUCN आई, 1962 में WWF आई, और WWF का बारे में ध्यान रखना बच्चा लोग, इसका जो लोगो या प्रतीक चिन्ह जो होता है ना, वो है आपका जाइंट पांडा, दैत्यकारी पांडा। पांडा समझते हो ना? हाँ, पांडा आपने देखा होगा टीवी में। भारत में पाया जाता है क्या? ऑफ कोर्स पाया जाता है यार। भारत की जो हिमालय की श्रृंखला है ना, उत्तर पूर्वी समझ रहे हो ना, सिक्किम, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, यानी कि 7 सिस्टर, समझ रहे हो ना, 7 सिस्टर, या उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों में, या दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में आपको पांडा देखने को मिलेगा। और WWF का प्रतीक आपका दैत्यकारी पांडा है। चाइना में इसकी संख्या सर्वाधिक भी मानी जाती है आपकी पांडा की। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये जनरल टॉक हमने स्थापित आपके साथ किया। अब देखो 1960 से 1960 और 1970 एक वो समय माना जाता है बच्चा लोग, जब विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर विकसित देशों ने इंडस्ट्री लगाकर टेम्परेचर और बढ़ाना चालू किया। भाई लगा लो इंडस्ट्री लगाओगे तो जंगल तो काटोगे ना, जंगल काटोगे तो पेड़ पौधों के घर खराब करोगे तो वो मरेंगे, तो पेड़ पौधे भी तो प्रभावित होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अंतःक्रिया के रूप में जुड़े रहते हैं। यानी कि ऐसे में समस्या क्रिएट होगी। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए लोग जागने की बात करें। अब 60 to 70 1960-70 का समय निकल गया। 1972 की बात मैं करूँगा। एक ऐसा समय लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ने बोला, भाई क्या कर रहे हो आप लोग, पूरा का पूरा देश, वर्ल्ड क्या कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है। भारत तो ऐसा नहीं करता था उस समय। हम लोग US, यूरोप, फ्रांस तक समझ सकते हैं, इन्होंने ही इंडस्ट्री के नाम पर प्रकृति का दोहन किया। 1972 में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन की देखरेख में, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसको हम लोग UNEP के नाम से जानते हैं। UNEP समझते हो ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका हेडक्वार्टर केनिया के नैरोबी शहर में स्थित है। ठीक है, तो UNEP ने 1972 में एक सम्मेलन आयोजित करने की बात करी। कहाँ पर सम्मेलन आयोजित होगा? आपका स्टॉकहोम में सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिन था 5 जून।
कुछ 20 सूत्रीय कार्यक्रम निर्धारित किए गए पर्यावरण को बचाने के लिए, और इसी 5 जून से तब से ही हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुरुआत स्टॉकहोम से मानी गई 1972 to 73। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, 5 जून का अस्तित्व 72 में आ गया। ठीक है, इसी के तहत अपन लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यूएनईपी के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। अब ये जो 72 जो समय है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 72 से 75 भारत में या वर्ल्ड लेवल पे 75 में आप देखोगे कि आर्द्र भूमियों से संबंधित जो समझौता 1972-73 में जो किया गया था, 75 में रेगुलर बिल्कुल सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ आर्द्र भूमि समझौता, जिसे हम लोग वेटलैंड कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, जो कि ईरान शहर में रामसर में आयोजित किया गया था, इसलिए हम लोग इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। मन में आता होगा कि ये आर्द्र भूमियाँ होती क्या हैं, जिसके लिए 1975 में एक संधि रामसर कन्वेंशन का आयोजन किया गया ईरान के रामसर शहर में। और ये रामसर शहर जो है ना, कैस्पियन सागर के पास स्थित था। देखो यार, बहुत शुद्ध भाषा में, देसी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि ये आर्द्र भूमि होती क्या है। भाई गांव के हो, शहर के हो, अगर आपके घर के आसपास एक तालाब इकट्ठा हो गया है, तालाब बन गया है, या नदी है, या आप बिल्कुल समुद्र के किनारे रहते हो, समुद्र के किनारे आपकी झोपड़ी है, तो वहाँ पर समुद्र है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पानी है, पानी का भराव बन गया है, वहाँ पर जीव जंतुओं का आवास बन गया है। और कौन नहीं चाहेगा कि जीव जंतु पेड़ पौधों ने अपना आवास बना लिया है, तो वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना, ऑक्सीजन मिलती है। तो कुल मिला के आर्द्र भूमि एक ऐसी जगह होती है जो पानी से भरा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर जीव जंतुओं का आवास बन जाता है, जो पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं और प्रकृति को बैलेंस करने का काम करते हैं। उन्हीं को हम लोग आर्द्र भूमियों के नाम से जानते हैं। देखो, पूरा का पूरा लेक्चर पर्यावरण से संबंधित है। मैं चाहूँ तो आर्द्र भूमियों को और भी विस्तार से बता सकता हूँ, लेकिन अभी हम लेक्चर को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के महत्व को समझेंगे। भाई देखो, ऑक्सीजन की इस समय वैल्यू क्या है वो आप समझ रहे होगे बहुत अच्छी तरीके से, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लेक्चर जो है ना, वो सभी के लिए कॉमन लेक्चर है, हर क्लास के लिए, हर वर्ग के लिए ये लेक्चर आपका काम में आएगा। भाई देखो, इतनी बात मैंने कर ली। अब क्या होता है, अब ध्यान से समझना। 72-75 की बात हो गई। और उड़ीसा जो होता है ना, चिल्का लेक भारत का पहला वेटलैंड माना जाता है, ध्यान रखिएगा। एक जनरल टॉक किया मैंने आपके साथ। 72 से 20 साल निकल गए भाई, हम लोग 1992 में प्रवेश कर गए, और 20 साल हम लोगों ने पर्यावरण के लिए कुछ नहीं करा। अब भैया तुम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हो, इस पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहे हो, तापमान बढ़ाओगे तो समुद्र पिघलेंगे तो नदी का जल स्तर बढ़ जाएगा, और जल स्तर बढ़ गया तो वो आपके घर में आ जाएगा भाई, तूफान के रूप में आ जाएगा, वो आपका नुकसान ही नुकसान है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग तो होगी, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्री लगा के टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। और इसमें भूमिका आपको पता ही है, एनेक्स 1 देशों की सबसे ज़्यादा थी। एनेक्स 1 यानी कि विकसित देश, जैसे कि यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, इन सब की भूमिका ज़्यादा रही। और 72 से 92 तक अब टेम्परेचर बढ़ गया। अब 1992 में फिर से संयुक्त राष्ट्र को, यूनाइटेड नेशन को, अब भाई यूनाइटेड नेशन भी तो एक ऐसी संस्था है ना, देखो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, फंड तो सबसे ज़्यादा विकसित देशों से जाता है ना, तो समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन तब भी क्या करें, तो 92 में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र जो एजेंसी आपकी, उसने बोला कि भाई टेम्परेचर वाकई में बढ़ रहा है, आओ मिलकर बैठें। सब लोग मिलकर बैठते हैं, विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, चाहे भारत हो चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, अब तो हमें बैठना ही पड़ेगा। भारत, चाइना भी टेम्परेचर बढ़ा रहा है खूब, ठीक है। तो 92 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 में पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षण करने के लिए विश्व पृथ्वी दिवस या अर्थ समिट का आयोजन किया गया 1992 में। भाई
पृथ्वी को बचाना है। 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के शहर में आयोजन किया गया। अब भाई सम्मेलन आयोजन तो हो गया, लेकिन सम्मेलन है भाई, 200 देश बैठ गए, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। बोलेगा कि हम क्यों कम करें भाई, हमें तो इंडस्ट्री लगाना है, तुम्हें इतनी सारी हमने सुविधा दे रखी हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। यानी कि यूएसए का हमेशा से हमेशा विकसित देशों का आरोप यही रहता है ना कि भारत और चाइना को अपन लोग ने इतना दे रखा है, ये विकासशील देश हैं, इनको अपन लोग ने थोड़ी ज़्यादा वो दे रखी है और रिलैक्सेशन दे रखा है। ऐसी तमाम तरीके की बातें आती हैं। हम मुद्दे पर आते हैं। खूब सारे देश मिलकर बैठे, 93 एक साल बाद सभी देशों ने बोला कि आओ यार एक फ्रेमवर्क मिलकर तैयार करते हैं। इस फ्रेमवर्क को जाना गया है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये फ्रेमवर्क 1994 से कार्य करना शुरू हुआ और इस फ्रेमवर्क का काम यही था कि कैसे हमें विश्व में इस पृथ्वी के पर्यावरण को बचाना है और मुख्यतः सतत विकास पे काम करना है। सबसे ज़्यादा फोकस सतत विकास पे काम करना है। ठीक है, मन में आता होगा कि ये सतत विकास क्या है। अरे यार बच्चे लोग, सतत का मतलब होता है जो रुके ना, लगातार चलता रहे। कुल मिला के इसको डिफाइन करना है ना, तो सतत विकास जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ये वो विकास है जो लगातार चलता रहता है। या मैं ये कहूँ, हम अपने रिसोर्सेस का, या हमारे पूर्वज जो हैं, माता पिता हैं, उनके माता पिता जो हैं, हम अपने रिसोर्सेस संसाधनों का, पेड़ पौधों का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हम पूरा का पूरा कंज्यूम ना कर दें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी, हम लोग ये ना कह सकें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ भी रिसोर्स छोड़ के नहीं रखा। यानी कि संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करो ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम लोग संसाधन सही रूप में छोड़ के जा सकें। यानी कि इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि डेवलपमेंट भी होता रहे और प्रकृति के पेड़ पौधों को नुकसान भी ना हो और उनका बना रहे अस्तित्व में। इसी को हम लोग सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। और ये नॉर्वे के पीएम थे या सीएम, या पीएम थे या प्रेसिडेंट थे, ब्रूटलैंड के नाम से थे, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, शायद यही था। ब्रूटलैंड की सिफारिशों के आधार पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा देखने को मिली थी। और ब्रूटलैंड कमीशन आपका फेमस ही इसलिए था सतत विकास के लिए। ठीक है, इतनी बात हो गई, 94 में हो गई। अब भैया सतत विकास की भी बात हो गई, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस कर लिया। और ये 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसलिए इसको एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है, रियो के नाम से भी जाना जाता है। रियो डी जेनेरियो में हो रहा है तो रियो कॉन्फ्रेंस या एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है, ताकि 21वीं सदी बेहतर हो सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात हो गई। अब क्या होता है कि UNFCCC बोलता है कि भाई चलो यार बहुत हो गया, फ्रेमवर्क भी तैयार हो गया, 94 में काम करना भी चालू हो गया। अगले साल, एक साल बाद 95 से मैं आदेश देता हूँ फ्रेमवर्क, एक ऐसा प्रोटोकॉल हमने तैयार किया है, ऐसा रेटिफिकेशन तैयार किया है कि इसको मानना ही मानना पड़ेगा। सभी के सभी देश मिलकर एक बार किसी न किसी देश में बैठेंगे और इस बैठक को एक नाम से जाना गया जिसे COP, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज के नाम से जानते हैं, COP, कोप के नाम से जानते हैं। ये वो सम्मेलन था जहाँ पर सभी देश साल में एक बार मिलकर बैठेंगे और पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। 1995 से शुरुआत हुई, 96 में हुआ, 97 में हुआ और आज तक COP 21, 22, 23, 24 तक पहुँच गया है। और पेरिस शिखर सम्मेलन का तो महत्व अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है। हम पेरिस में नहीं आएंगे, लेक्चर बड़ा हो रहा है। हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल को जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे, जो COP 3 है। COP 3 यानी कि COP का तीसरा सम्मेलन, 95 में पहला, 96 में दूसरा, 97 में तीसरा, जो कि जापान के एक बहुत ही सुंदर शहर में हुआ था जिसे क्योटो के नाम से जानते हैं। और तब से ही 97 वाला COP 3 सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। और यह सम्मेलन जो है बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट महत्व रखता है, क्योंकि इस सम्मेलन में सर्वप्रथम कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट या कार्बन इमिशन या कार्बन उत्सर्जन की बात की अवधारणा हम लोग को सर्वप्रथम देखने को मिलती है। कार्बन क्रेडिट, मन में आता होगा कि ये कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्या है।
संक्षेप में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि लेक्चर जो होता है वो बड़ा होता जा रहा है, अपलोड होने में दिक्कत होगी। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में देखने को मिलती है। क्या होता है कार्बन क्रेडिट? यानी कि कार्बन उत्सर्जन का व्यापार। कार्बन क्रेडिट या कार्बन क्रेडिट का जो अपन लोग व्यापार क्या होता है वो समझ लेते हैं। यार मान लेते हैं कि दो देश हैं, एक यूएसए है और एक जापान है। यूएसए बड़ा देश है बहुत आपका, जापान मान लेते हैं छोटा देश है, लेकिन दोनों ही विकसित देश हैं, विकासशील में नहीं आते। अब क्या होता है, यूएन ने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत यूएसए से बोला कि तुम्हें 150 पॉइंट देते हैं, तुम्हारे देश का जो भी आकार है, जो भी इंडस्ट्री है, 150 पॉइंट देते हैं। 150 पॉइंट तक तुम अपना पॉल्यूशन फैला सकते हो। फैलाना नहीं, इतना पॉइंट है, इतने तक आप 150 पॉइंट हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इतने दे रखे हैं, 150 पॉइंट तक आप CO2 का उत्सर्जन कर सकते हो। जापान से बोला तुम्हें हम 100 पॉइंट देते हैं, इससे ज़्यादा तुम लोग करोगे तो तुम्हारे ऊपर फाइन लग जाएगा। अब जापान क्या करता है कि जापान ने जो 100 पॉइंट दिए थे उससे बेहतर काम किया, उसने 80 पॉइंट ही CO2 का उत्सर्जन किया। और यूएसए को जो 150 दिए थे उसने 170 का उत्सर्जन कर दिया, यानी 20 प्लस कर दिया। एक ने 20 ज़्यादा कर दिया, एक ने 20 कम कर दिया। इस हिसाब से यूएसए के ऊपर फाइन लग सकता है। तो यूएसए क्या करेगा कि 170 से 150 करने के लिए या इस फाइन से बचने के लिए कार्बन क्रेडिट का व्यापार कर लेगा, इन पॉइंटों को खरीद लेगा पैसे देकर, ताकि उसके ऊपर जो भी दंड जुर्माना लगेगा वो बैलेंस हो जाएगा। इसी से संबंधित आज की कार्बन क्रेडिट की अवधारणा है। ये हम लोग पॉलीथीन कंपनी के रूप में भी समझ सकते हैं, दो कंपनियों के रूप में कोई भी इंडस्ट्री कंपनी ले लें और अच्छे से समझ सकते हैं। कार्बन क्रेडिट की ये अवधारणा मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी। अब पेरिस शिखर सम्मेलन पे भी पहुंच चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि लेक्चर को अगर आप सुन रहे होंगे ध्यान से तो बहुत काम का है। इसका मैं चाहूं तो पार्ट 2 भी आपको पर्यावरण दिवस पर ऐड कर सकता हूं, लेकिन लेक्चर मैं सेकंड तब बनाऊंगा जब आप बोलोगे कि ये वाला लेक्चर पसंद आया। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। शेयर करते रहिएगा, डू शेयर, ठीक है, कंजूसी नहीं करिएगा। देखिएगा, पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे लगाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन का क्या महत्व है अगर जो नहीं समझते थे ना वो अब समझ चुके होंगे सभी लोग। वैसे भी समझते थे यार, पीपल का पेड़ लगाओ, बरगद का पेड़ लगाओ। लोग बरगद के पेड़ से डरते भी हैं, बहुत से लोग पीपल के पेड़ को डरते हैं। भाई डरो मत, ये तो सबसे ज़्यादा जितना CO2 ऑब्जॉर्व करते हैं ना उससे कहीं गुना ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। और बरगद तो सबसे मुख्य पेड़ माना जाता है, बरगद और पीपल, ठीक है। तो प्रकृति का महत्व को समझिए। जब हमारे धर्म ग्रंथ जो होते हैं, जो प्राचीन काल में हजारों साल, गीता, कुरान, बाइबल जो होते हैं, इतने पुराने ग्रंथ जो लिखे गए वो महत्व को समझ रहे हैं, वो इतने प्राचीन समय लिखे जा चुके ग्रंथ वो हमें बता रहे हैं, तो आप इंसान क्यों नहीं समझ रहे हैं? इन महत्ताओं को समझिए, इन वैल्यूज़ को समझिए कि जीवन सिर्फ आपसे नहीं है, जीवन इस पृथ्वी से है। और इस पृथ्वी में अभी पिछले कुछ टाइम में जो भी देखा होगा उससे आप समझ चुके होंगे कि अगर आप चाहते हो कि अच्छे से रहें तो आपको इन पेड़ पौधों का अस्तित्व बना के रखना है। इनको देवताओं का अस्तित्व हमने दिया ही है, इनको भगवान का रूप दिया ही इसलिए हमने कि इनको हम लोग संरक्षण कर सकें। ऐसे ही लोग जो होते हैं ऐसे ही लिख के नहीं चले जाते हैं ग्रंथों में, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती है, लॉजिकल पावर होती है वहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि GS वाला के आज के लेक्चर को आप समझ रहे होंगे। 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस पे ये हमारी आपको एक छोटी सी भेंट थी। उम्मीद करता हूँ कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। GS वाला एकेडमी इसलिए बनाया गया है कि GS फाउंडेशन आपका मजबूत किया जा सके। मैं सत्येंद्र कुमार आपको हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ये आपका GS सब्जेक्ट आपका, और GS के साथ साथ EVS पर्यावरण अध्ययन, और पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो टीचिंग एग्ज़ाम में चाहे वो CTET हो, चाहे वो REET हो, चाहे KVS हो, चाहे वो DSSB हो, चाहे UP TET हो, चाहे वो MP संविदा हो, उसके लिए बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी CDP को पढ़ाने का एक प्रयास है। और इस प्रयास को मैं चाहता हूं कि आप लाइक करें, शेयर करें, और उम्मीद करता हूं कि अगर आप लेक्चर को देखोगे तो आप CDP भी समझोगे जो मैंने समझाने का अपने डेमो लेक्चर में प्रयास किया है।
तो जाकर देखिए कि जीएस से रिलेटेड प्राचीन भारत के इतिहास पे लेक्चर अपलोड है और कुछ मैंने सीडीपी पे लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे आज के लेक्चर को देखने के बाद। थैंक यू। ओके, बाय।